हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। पिछले दो वीडियोस में हमने ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर को पढ़ा। ठीक है। अब आने वाले जो हमारे वीडियो हैं, आज का वीडियो और कल का वीडियो और उसके बाद मतलब तीन वीडियो की जो सीरीज होगी, इसमें हम लोड बैलेंसर्स और ऑटो स्केलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बट लोड बैलेंसर्स और ऑटो स्केलिंग के पास जाने से पहले हमको इंस्टांस ग्रुप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल क्लाउड में लोड बैलेंसर्स लगाने के लिए हमको इंस्टेंस ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं इंस्टेंस ग्रुप क्या होता है, और उसमें भी हम आज अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप का प्रैक्टिस करेंगे। और कल हम मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप पढ़ेंगे। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। उनको बारी बारी से पढ़ेंगे और उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स और मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या यूज़ किए जाते हैं, ये सब हम आने वाले दो तीन वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इंस्टेंस ग्रुप्स को स्टार्ट करते हैं। एन इंस्टेंस ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस दैट यू कैन मैनेज एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब ये इंस्टेंस ग्रुप ये होता है जहां पर हम मल्टीपल वीएम्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है। और उनको गूगल क्लाउड एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करता है। ठीक है। और इसकी वजह से हमको ये हेल्प मिल जाती है कि जब हम लोड बैलेंसर्स लगाते हैं या ऑटो स्केलिंग लगाते हैं, तो गूगल क्लाउड इंस्टेंस ग्रुप के बेस पे ही लोड बैलेंस और ऑटो स्केल करता है। ओके। अब कैसे ऑटो स्केल करता है, कैसे लोड बैलेंस करता है, ये सब हम अब देखने वाले हैं। कंप्यूट इंजन ऑफर्स टू काइंड्स ऑफ वीएम, इंस्टेंस ग्रुप्स, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। क्या करता है कंप्यूट इंजन? दो टाइप के वीएम इंस्टेंस ग्रुप प्रोवाइड कराता है। कौन से? मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। ठीक। मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स कौन से होते हैं? इट लेट यू ऑपरेट एप्स ऑन मल्टीपल आइडेंटिकल वीएम्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल आइडेंटिकल वीएम्स। ओके। अब आइडेंटिकल वीएम्स कैसे हो, क्या हुआ? देखिए, एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए हम E2 माइक्रो यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक वीएम जो है वो E2 माइक्रो है। तो उस इंस्टेंस ग्रुप में सारे के सारे वीएम्स जो होंगे वो E2 माइक्रो ही होंगे। आप E2 स्मॉल यूज कर रहे हैं तो सारे E2 स्मॉल ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक E2 माइक्रो है, एक E2 मीडियम है, एक E2 स्मॉल है। नहीं, जितने भी होंगे वो सब एक ही टाइप के होंगे। ओके। You can make your workloads scalable and highly available by taking advantage of automated MIG मतलब Managed Instance Group Services, including auto scaling, auto healing, regional multiple zone deployment and automatic updating। ठीक। तो ये इनका कहने का क्या मतलब है कि जब आप आइडेंटिकल वीएम्स का यूज करते हैं तो आपका जो वर्कलोड होता है वो स्केलेबल होता है। स्केलेबल का मतलब क्या हुआ? जो बढ़ और घट सकता है। अब एक चीज ये देखिए कि क्यों कहते हैं कि आइडेंटिकल वीएम होना चाहिए, तभी ये स्केलेबल है, मतलब बढ़ सकता है। देखिए, आपके इंस्टेंस ग्रुप में एक E2 माइक्रो है, एक E2 स्मॉल है। ठीक है। ये लॉजिकल है, ये कहीं आपके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, बट आप लॉजिकली सोचिए तो आपको खुद ही आंसर इसका मिल जाएगा कि क्यों स्केलेबल तभी है जब आइडेंटिकल वीएम्स है। तो जैसा मैं कह रहा था कि मान लीजिए एक E2 स्मॉल है और एक E2 माइक्रो है। ठीक। अब जब वर्कलोड बढ़ा, ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है? वीएम्स बनाता है। तो वीएम कौन से बनाएगा? जो वीएम ऑलरेडी वहां पे है। ठीक है, उसी के तो आइडेंटिकल वीएम्स बना के देता है। अब आप ये सोचिए, एक E2 स्मॉल है, एक E2 माइक्रो है, तब वो कौन से वाले का बना है? E2 स्मॉल वाले का बना है या E2 माइक्रो वाले का बना है? मतलब आइडेंटिकल वीएम्स बनते हैं ना। देखिए, ऑटो स्केलिंग में हमने क्या पढ़ा? जब लोड बढ़ता है तो वीएम जो होते हैं वो मल्टीपल बनते हैं। तो कौन से मल्टीपल बनते हैं? जो वीएम आपके पास एग्जिस्टिंग है उसी के तो मल्टीपल बनते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अगर एक है तो E2 स्मॉल है, तो E2 स्मॉल ही तो सारे बनेंगे। मान लीजिए 10 बनने हैं, मैंने 10 की सेटिंग कर रखी, मैक्सिमम वर्कलोड 10 तक हो सकता है। तो 10 अगर बनेंगे तो जो E2 स्मॉल था उसी के तो 10 बनेंगे।
अब अगर एक E2 स्मॉल है और एक E2 माइक्रो है तो किस वाले के 10 बनेंगे? इसलिए क्या होता है कि आइडेंटिकल वीएम्स जब होते हैं तो स्केलेबल होता है। ओके, एंड हाईली अवेलेबल बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड एमआईजी सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑटो स्केलिंग, जो हमने अभी बताया। ऑटो हीलिंग क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने लिख के रखा हुआ है जिससे आपको ऑटो हीलिंग के बारे में मैं बता सकूँ। फिर रीजनल डिप्लॉयमेंट मतलब आप एक रीजन में कितने मल्टीपल जोन्स होते हैं ना, 3 तो मिनिमम होते हैं, हमने यही पढ़ा हुआ है। मिनिमम 3 तो होंगे ही होंगे, ऑलमोस्ट 3 ही हैं सब में, आयोवा को छोड़ दिया जाए तो सब में 3 ही हैं। तो मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट हो गया ना, मतलब अगर रीजनल है तो मल्टीपल जोन्स में, मतलब अगर आपका ऑटो स्केल हो रहा है तो अलग-अलग जोन्स में आपके वीएम्स बनाता जाएगा। एंड ऑटोमेटिक अपडेटिंग, आपके इंस्टेंस को अपडेट करना। ये हो गया मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप क्या होता है? आइडेंटिकल वीएम्स होते हैं। आज के लेक्चर के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है कि मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप में आइडेंटिकल वीएम्स होते हैं। मतलब अगर एक E2 माइक्रो है तो सारे E2 माइक्रो ही होंगे। ऐसा नहीं है कि E2 माइक्रो हो, एक E2 स्मॉल हो या कुछ और हो, ठीक? अब आते हैं अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप को। इसी को आज हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स लेट यू लोड बैलेंस अक्रॉस अ फ्लीट ऑफ वीएम्स दैट यू मैनेज योरसेल्फ। मतलब इनका यह है कि आप खुद मैनेज करेंगे उसको, ऑटो स्केल नहीं होगा वो। ओके, अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप में ऑटो स्केलिंग नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप में जो वीएम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक E2 स्मॉल हो सकता है, एक E2 माइक्रो हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग वीएम हो सकते हैं, टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो, सेम हो। ओके, रीजनल और जोनल ग्रुप्स। अब आता है, अभी हमने देखा था ना यहाँ पिछले वाले में, रीजनल मल्टी जोनल डिप्लॉयमेंट। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है रीजनल और जोनल, ठीक। अब क्या है कि रीजनल ग्रुप क्या होते हैं और जोनल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए, एमआईजी का मतलब आप ये समझिए मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। तो जोनल मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप क्या होते हैं? डिप्लॉयज इंस्टेंसेस टू अ सिंगल जोन। तो जब आप मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बना रहे होंगे तो वहां पे ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का कि आप जो इंस्टेंस ग्रुप बना रहे हैं वो जोनल होगा या रीजनल होगा या मल्टी जोनल होगा। रीजनल का नहीं होगा, मल्टी जोनल, ठीक है। तो जोनल का मतलब ये हुआ कि जितने भी इंस्टांसेस होंगे वो एक ही जोन में होंगे, ठीक है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसे अगर यूएस सेंट्रल 1A है, ठीक है, तो वो यूएस सेंट्रल 1A में ही सारे इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करेगा। ओके, बी सी डी ई एफ जी ए जितने भी हैं उनमें नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक में ही जाएगा। ओके, रीजनल में क्या होता है कि मल्टी जोनल होता है, मतलब मल्टीपल जोन्स में वो इंस्टेंस को डिप्लॉय करता है, बट वो जितने भी जोन्स होंगे वो सेम रीजन में ही होंगे। जैसे यूएस सेंट्रल 1 है, आयोवा वाला रीजन, तो उसमें यूएस सेंट्रल 1A है, 1B है, 1C है, तो उनमें ही डिप्लॉय करेगा। मतलब मल्टीपल जोन्स तो होंगे बट वो एक ही रीजन को बिलोंग करते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जोन जो है वो यूएस सेंट्रल 1 का है और एक एशिया साउथ का है, ऐसा नहीं होगा। जो जोन्स होंगे वो एक ही रीजन के होंगे, ठीक। रीजनल मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स ऐड हायर अवेलेबिलिटी। अब क्या है कि हायर अवेलेबिलिटी हो जाती है अगर आप रीजनल सेलेक्ट करते हैं। क्यों? अब मान लीजिए किसी कारण से एक जोन अगर डाउन हो गया तो आपके दूसरे जोन्स में आपके इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं, आपका सर्वर रन हो रहा है, तो आपका जो ट्रैफिक है वो दूसरे जोन में जो इंस्टेंसेस हैं उन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक जोन डाउन है तो आपका पूरा नेटवर्क ही बैठ गया, आपका सर्वर ही बैठ गया, आपका एक्सेसिबल ही नहीं है कुछ, आपकी वेबसाइट ही बैठ गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ट्रैफिक आएगा बट जो दूसरे जोन्स में हमारे इंस्टेंसेस हैं वहां चला जाएगा। तो इससे आप ये बात आपको समझ में आ गई कि रीजनल मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप क्या होते हैं, और यही इस डेफिनेशन में दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। बाय डिफॉल्ट यू कैन क्रिएट अप टू 2000 VMs इन अ रीजनल
मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप मतलब मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप जो रीजनल होगा उसमें 2000 वीएम्स बना सकते हैं आप, और जो जोनल होता है जो सिर्फ एक जोन से रिलेटेड है वहां पे 1000। ठीक। इफ यू नीड मोर वीएम्स यू कैन इंक्रीज द साइज लिमिट ऑफ योर मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। अगर आपको और वीएम्स चाहिए तो आप साइज लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल क्लाउड का जो सपोर्ट टीम है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो आपको रीजनल और जोनल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप पे। ठीक। तो इसके क्या फीचर्स हैं? हेट्रोजीनियस इंस्टेंसेस। हेट्रोजीनियस जैसा मैंने बताया था, नॉन आइडेंटिकल वीएम्स अलाउड हैं इसमें। ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे वीएम्स एक जैसे ही हों। डू नॉट ऑफर ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने आपको बताया था ना कि ऑटो स्केलिंग इसलिए नहीं होती कि उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वाला वीएम पढ़ाऊं मैं। एक ही टू स्मॉल, एक ही टू मीडियम है, तो कौन सा वाला वीएम पढ़ाना है? देखिए ये ऐसा डॉक्यूमेंट में नहीं है, बट आप लॉजिकली सोचिए, है ना। ऑटो हीलिंग ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसलिए मैं भी इसको छोड़ के रख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। मल्टी जोन सपोर्ट। ठीक है। तो मल्टी जोन सपोर्ट जो अभी हमने पढ़ा ना, रीजनल वाला, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। मतलब एक ही जोन में आप करिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंस टेम्पलेट की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है। नॉट अ गुड फिट फॉर डिप्लॉइंग हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल वर्कलोड्स। क्या कह रहा है? किसके लिए फिट नहीं है? हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टी जोन सपोर्ट नहीं है ना। आपका एक जोन में ही सारे सर्वर चल रहे हैं, अगर एक जोन बैठ गया, आपका एक जोन डाउन है, तो आपका पूरा सर्वर डाउन है, आपकी वेबसाइट या जो कुछ भी रन हो रहा है वो गया, जब तक वो जोन फिर से अप नहीं आता है। ठीक है। एंड स्केलेबल वर्कलोड्स, स्केलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑटो स्केलिंग यहां काम नहीं करती। ठीक है। सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग, ये ठीक है, लोड बैलेंसिंग को ये सपोर्ट करता है, और गूगल क्लाउड्स को कुछ खास रिकमेंड करता नहीं, इसलिए ज्यादा रिकमेंडेड तो ये नहीं है। ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक रिपेयर एंड ऑटो हीलिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑटो हीलिंग समझाता हूँ। पहले डिफिनेशन में चलते हैं। यू माइट वांट टू रिपेयर इंस्टेंसेस व्हेन एन एप्लीकेशन फ्रीजेस, क्रैशेस और रन्स आउट ऑफ मेमोरी। क्या करने का मतलब है कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही है सर्वर पे वो फ्रीज कर जाए, जिसे कहते हैं नहीं, हैंग हो गया। ठीक है। क्रैशेस, आपकी एप्लीकेशन ही क्रैश कर गई, या रन्स आउट ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी कम पड़ रही है, आपका एप्लीकेशन के ऊपर लोड इतना है कि उसको और मेमोरीज की जरूरत है। ठीक। Application based auto healing improves application availability by relying on a health checking signal that detects application specific issues such as freezing, crashing और overloading। ये क्या करता है? ये आपके एप्लीकेशन पे सिग्नल भेजता रहता है। ठीक। और चेक करता रहता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सही से रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। और इन केस अगर कुछ उसको इशू मिलता है तो वो क्या करता है? नया वीएम क्रिएट कर देगा, और जो नया वीएम होगा वो आइडेंटिकली होता है। देखिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि नया वीएम क्रिएट कर दो। नियम नया वीएम जो क्रिएट करेगा वो जो होगा वो आइडेंटिकली होगा, जो रन हो रहा था और जिसपे इश्यू आया है बिल्कुल सेम वो नया बना के दे देगा। ठीक। तो ऑटो हीलिंग का मतलब समझ गया। अब आते हैं हम जी क्लाउड कमांड्स पे। तो यहाँ पे जी क्लाउड कमांड टू क्रिएट अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। तो अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बनाने के लिए क्या कमांड है? जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप्स अनमैनेज्ड क्रिएट। ठीक है। इसके बाद जो अनमैनेज्ड टेस्ट दिया हुआ है वो इंस्टेंस ग्रुप का नाम है। कौन सा? अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप का। उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं कि ये इंस्टेंस ग्रुप में बना रहा हूँ, ये किससे रिलेटेड है, किस काम के लिए बना रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं उसमें। जोन, जिस जोन में मुझे अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बनाना है। उसके बाद जी क्लाउड कमांड टू सेट पोर्ट्स, ट्रैफिक के लिए कि किस पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप्स अनमैनेज्ड सेट नेम्ड पोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद अनमैनेज्ड टेस्ट। अनमैनेज्ड टेस्ट क्या है? जो इंस्टेंस ग्रुप पे मुझे पोर्ट सेट करना है। ठीक। फिर जोन जिसमें इंस्टेंस ग्रुप है और जिस पे पोर्ट सेट कर रहा हूँ। फिर आता है नेम्ड पोर्ट्स इक्वल टू एचटीटीपी पोर्ट इक्वल टू 80। ठीक है। पोर्ट का नाम मैंने क्या दिया? एचटीटीपी पोर्ट। ठीक है। उसके बाद ऐड वीएम्स टू अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। अब जो मैंने इंस्टेंस ग्रुप ऊपर बनाया है उसमें वीएम ऐड करने के लिए तो जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप अनमैनेज्ड ऐड इंस्टेंसेस, अनमैनेज्ड टेस्ट वही अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप का नाम, उसके बाद जोन, उसके बाद इंस्टेंसेस। जो जो इंस्टेंस, ये टेस्ट 1 टेस्ट 2 है, ये दो इंस्टेंस है जो ऐड कर रहे हैं किसमें? अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप में। ओके।
आता है जी क्लाउड कमांड टू क्रिएट हेल्थ चेक्स। हेल्थ चेक क्या होते हैं? देखिए, हेल्थ चेक में क्या होता है कि वीएम इंस्टेंस के पास ये क्या भेजता है, कुछ रिक्वेस्ट भेजता है, ओके, और वेट करता है वीएम इंस्टेंस जो है वो उसको कुछ रिस्पॉन्स दे, और वो रिस्पॉन्स किस टाइम में आना चाहिए, जो टाइम हमने सेट किया हुआ है, ओके। और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपका जो वीएम है वो अनहेल्दी स्टेट में है, ओके। तो इसको कैसे करना? जी क्लाउड कंप्यूट हेल्थ चेक्स क्रिएट एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का नाम दिया यहाँ पे। उसके बाद जो मेरा हेल्थ चेक है उसका नाम क्या है? हेल्थ टेस्ट। उसके बाद पोर्ट 80, रिक्वेस्ट पाथ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, किस पाथ पे जाके वो रिक्वेस्ट भेजेगा। रिस्पॉन्स डेवॉप्स, अब मैं समझाऊंगा आपको डेवॉप्स मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, ओके। रीजन इक्वल टू यूएस सेंट्रल 1, जहाँ पे ये बन रहा है। नो इनेबल लॉगिंग, लॉगिंग को ऑफ करके रखा है। लॉगिंग क्या होती है? वो जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सबका वो रिकॉर्ड रखता है वहां पे, ठीक, इसको लॉगिंग कहते हैं। उसके बाद चेक इंटरवल इक्वल टू 5, ये सेकंड्स में है, मतलब हर 5 सेकंड पे ये भेजेगा, ठीक। जो चेक भेजेगा उसके बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए, जो रिक्वेस्ट भेजेगा 5 सेकंड्स का। टाइम आउट 5 सेकंड्स, ओके। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड 2 सेकंड्स, टू, सॉरी सेकंड्स नहीं, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड 2। अगर लगातार दो रिस्पॉन्स नहीं आते हैं तो अनहेल्दी स्टेट में है। और हेल्दी थ्रेशोल्ड मतलब लगातार दो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर लगातार दो रिक्वेस्ट इसने रिक्वेस्ट भेजी, वहां से दो लगातार रिस्पॉन्स आ गए, इसका मतलब हेल्दी स्टेट में। और अनहेल्दी में अगर इसने रिस्पॉन्स भेजा और 2 बार नहीं आया लगातार, इसका मतलब अनहेल्दी स्टेट में, ओके। उसके बाद जी क्लाउड कमांड टू सेट फायरवॉल रूल्स। फायरवॉल रूल्स क्या होते हैं? देखिए, फायरवॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फायरवॉल क्यों लगाते हैं? कि अनवांटेड ट्रैफिक मेरे सर्वर पे ना आए, ओके। तो उसी तरह जो हमारा वीएम है वो किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर है। अभी हम डिफॉल्ट सिलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा जो हम नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं वो डिफॉल्ट सिलेक्ट करते हैं। डिफॉल्ट कौन सा होता है? जो गूगल क्लाउड हमें बना के देता है, हमने वो नहीं बनाया। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, दो सोर्स रेंजेस ऐड कर रहे हैं। कौन सी? 130.211.0.0/22 एंड 35.191.0.0 एंड 16। ये क्या है? ये रेंजेस से ही फायरवॉल, ये जो आपके हेल्थ चेक का टेस्ट होता है, वहीं से रिक्वेस्ट आती है, इन्हीं रेंजेस से, ठीक है। तो इनको आपको व्हाइट लिस्ट करना बहुत जरूरी है। व्हाइट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इनको अलाउ करना कि वहां से रिक्वेस्ट वीएम को भेज सकें हेल्थ चेक के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम कंसोल पे, और वहां पे हम हर एक चीज प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम वीएम बनाएंगे, उसके बाद अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम हेल्थ चेक बनाएंगे, हेल्थ चेक के बाद लोड बैलेंसर बनाएंगे, लोड बैलेंसर के साथ ही साथ में हम फायरवॉल रूल्स बनाएंगे, ओके। तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। तो अब हम कंसोल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो वीएम बनाएंगे। एक का नाम मैं रखता हूं टेस्ट 1, टेस्ट 1, ठीक। इसका जो रीजन है यूएस सेंट्रल 1A। बाकी मैं वैसे ही रहने देता हूँ E2 और E2 मीडियम, E2 माइक्रो कर देते हैं, ठीक। नेटवर्किंग में अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक, ठीक। उसके बाद एडवांस्ड में जाके ऑटोमेटिक के अंदर मुझे स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है, ठीक। अब देखिए, वहां पे आपको याद होगा कि मैंने रिस्पॉन्स में डाला था डेवॉप्स, ठीक। वो क्यों डाला था? देखिए, आप यहाँ पे वेलकम भी डाल सकते हैं, मेड सिंपल भी डाल सकते हैं, या जो भी आपने स्क्रिप्ट में डाल रखा है। तो हेल्थ चेक क्या करेगा? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, ये देखिए मेरा पाथ क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहीं पे रिक्वेस्ट भेजेगा ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में रिक्वेस्ट भेजेगा, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वो क्या रिस्पॉन्स का वेट करेगा? डेवॉप्स का। आप वेलकम भी डाल सकते हैं, मेड सिंपल भी डाल सकते हैं, एनजिनिक्स भी डाल सकते हैं, सर्वर भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने वहां पे डाला हुआ है, जो भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने डेवॉप्स डाला डेवॉप्स ही रहेगा। तो देखिए, हम दो सर्वर बना रहे हैं, तो एक का नाम मैं रख देता हूँ सर्वर 1, ठीक। तो ये क्या आएगा? वेलकम टू डिवॉप्स मेड सिंपल सर्वर 1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करते हैं, ठीक।
और क्रिएट। दूसरा बना लेते हैं, टेस्ट 2। ठीक, इसका जोन यूएस सेंट्रल 1A, और इसको हम मीडियम ही लेने देते हैं, यस स्मॉल कर देते हैं। ठीक, एक मैक्रो था, एक स्मॉल हो जाएगा। अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप है ना, तो दोनों अलग अलग बना रहे हैं। ओके, मैनेज्ड में दोनों सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। फिर सेम नेटवर्किंग में जाएंगे, एचटीटीपी ट्रैफिक को अलाउ करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट को फिर से कॉपी करेंगे। ठीक, अब पिछले वाले में मैंने किया था वेलकम टू डिवॉप्स मेड सिंपल सर्वर 1, यहाँ पे कर देंगे सर्वर 2। ठीक है, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट और क्रिएट। ये जब तक बन के तैयार हो रहे हैं दोनों, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सटर्नल आईपी जो है इस टेस्ट 1 का, इसमें क्या है। ये देखिए, वेलकम टू डिवॉप्स मेड सिंपल सर्वर 1। ओके, अब सर्वर 1 मैंने क्यों लिखा और दूसरे में सर्वर 2 क्यों लिखा है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है कि लोड दोनों में, दोनों सर्वर पे डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना दोनों सर्वर, मतलब 2 सर्वर है हमारे पास तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 10 होते हैं तो 10 पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे लोड बैलेंस होता है, कैसे लोड बैलेंसर काम करता है। तो एक पे मैंने सर्वर 1 लिखा है, एक पे सर्वर 2 लिखेंगे। ये देखिए, इस पे सर्वर 2 लिखा हुआ है। ओके, तो जब हम लोड बैलेंसर लगाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तब ये जो एक्सटर्नल आईपीज है ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पढ़ा था ना, लोड बैलेंसिंग में एनी कास्ट आईपी एड्रेस होता है लोड बैलेंसर के पास, और उसी से सारा एक्सेस हो जाता है। इनके ऊपर जो एक्सटर्नल आईपी है इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर इनके पास एक्सटर्नल आईपी नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे 2 वीएम बन गए। अब हम चलते हैं इंस्टेंस ग्रुप में, और चलते हैं क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप पे। अब देखिए यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप, मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप एंड मैनेज्ड इंस्टेंस, अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। तो 2 जो हैं, एक स्टेटलेस एक स्टेटफुल है। हमें आज अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप पे काम करना है, तो इस पे चलते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ अनमैनेज्ड टेस्ट, अनमैनेज्ड टेस्ट। ठीक, लोकेशन यूएस सेंट्रल 1A जोन। ठीक, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर नेटवर्क वीएम डिफॉल्ट रहने देंगे। वीएम इंस्टेंस से सिलेक्ट करना है तो दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ओके, यही दो तो अपने बनाए। ओके, पोर्ट मैपिंग, मैंने एचटीटीपी पोर्ट नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर आपका लेकिन ठीक होना चाहिए, 80। ओके, ये हमारा हो गया। और अब क्रिएट, थोड़ा टाइम लगेगा और ये बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए बन गया है। इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ये दोनों वीएम इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, स्टेटस अनमैनेज्ड, लोकेशन यूएस सेंट्रल 1A। आपने पढ़ा था ना, ये मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट सपोर्ट नहीं करता है। अब हम कहाँ चलेंगे, हेल्थ चेक्स पे। ठीक है, हम एक हेल्थ चेक बनाएंगे। हेल्थ चेक क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स का वेट करता है वीएम का, ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तो नाम इसका रख देते हैं हेल्थ टेस्ट। ठीक, इसको रीजनल बना रहे हैं। और प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। अब यहाँ पे index.html। ओके, अब आते हैं मोर में, रिस्पॉन्स डेव ऑप्स। ओके, ये देखिए, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, डेवऑप्स ले लीजिए, मेट ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए, सर्वर ले लीजिए, कुछ भी। मैं डेवऑप्स ही ले रहा हूँ। इसको एक बार कॉपी करके भी पेस्ट कर देते हैं जिससे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, और लॉगिंग को हम ऑफ रखेंगे क्योंकि लॉगिंग का भी अलग से पैसा लगता है। अब चेक इंटरवल कितने सेकंड के बाद चेक करेगा, 5 सेकंड्स। टाइप मोड कितने पे मानेगा, 5 सेकंड के बाद, हर 5 सेकंड पे चेक करने वाला है। हेल्दी थ्रेशोल्ड 2 कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसेस, लगातार 2 बार अगर रिस्पॉन्स आता है
तो हेल्दी है, और लगातार 2 बार रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फेलियर है। ये हमारी सेटिंग है, आप इसको चेंज कर सकते हैं 2 से 3, 3 से 4, 5 जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। चेक इंटरवल 5, आप इसको 10 भी कर सकते हैं, 15 भी, 20 भी, जैसा सेकंड्स आपको चाहिए। ठीक? अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा क्या हो गया? 2 इंस्टेंसेस बन गए हैं, इंस्टेंस ग्रुप बन गया, हेल्थ चेक बन गया। ठीक? अब हम चलते हैं लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंस, इसको मैं अलग ही लिंक में खोल देता हूँ। अब क्रिएट लोड बैलेंसर। अब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एचटीटीपी नेटवर्क आ रहा है हमारा, इसलिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक फेसिंग एक्सटर्नल। अब देखिए, ये सब जो हमने पढ़ा था वही सारा कुछ है कि नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जहां पे हमारा इंटरनेट, क्योंकि हम अभी एक्सेस करेंगे वीएम तो इंटरनेट के थ्रू ही तो एक्सेस करेंगे, इसलिए एक्सटर्नल। इसलिए मैंने पहले ही लोड बैलेंसिंग आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ग्लोबल और सिंगल रीजन डिप्लॉयमेंट। तो ग्लोबल तो हमारा है नहीं, सिर्फ आयोवा रीजन में हमने बनाया है, इसलिए हम रीजनल सेलेक्ट कर लेंगे। यूएस सेंट्रल 1A में है ना जो हमारा जोन, तो इसलिए यूएस सेंट्रल 1 ही हम रीजन रखेंगे, मतलब एक रीजनल वाला रख रहे हैं हम, बेस्ट फॉर रीजनल वर्कलोड, तो हमारा रीजनल ही है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आता है लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने का, तो कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक, तो लोड बैलेंसर का नाम टेस्ट एलबी। देखिए, लोड बैलेंसर को शॉर्ट फॉर्म में एलबी भी कहा जाता है। रीजन यूएस सेंट्रल 1। ठीक, नेटवर्क डिफॉल्ट। और अब देखिए, प्रॉक्सी ओनली सबनेट रिक्वायर्ड, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सबनेट रिजर्व कर लेंगे, तो इसका नाम हम यही दे देते हैं, प्रॉक्सी ओनली। और IPv4 रेंज हमको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल के लिए इसी को सेव कर लो, मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस हमको समझना है। ओके, अब इसको ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पे नाम ही दे देते हैं, ये ऑप्शनल है, तो इसको भी मैं टेस्ट एलबी फ्रंट एंड। ओके, डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल HTTP है, इसको हम स्टैंडर्ड रखते हैं, प्रीमियम, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। और आईपी एड्रेस देखिए इफर्मल है, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स कौन से हैं, इफर्मल और एक स्टैटिक भी होता है। ठीक, तो उसके लिए क्रिएट आईपी एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इफर्मल ही रहने देते हैं। इफर्मल मतलब क्या होता है, जो परमानेंट ना हो, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हमको टेस्टिंग पर्पज के लिए चाहिए, तो इफर्मल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, इसको मैं डन कर देता हूँ। उसके बाद बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट और सिलेक्ट बैकएंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारे पास कोई बैकएंड सर्विस अभी है नहीं, हम क्रिएट अ बैकएंड सर्विस करेंगे। इसका नाम दे देते हैं एलबी बैकएंड। ठीक, बैकएंड टाइप में क्या है, इंस्टेंस ग्रुप, प्रोटोकॉल HTTP, नेम्ड पोर्ट HTTP, सब कुछ वैसा ही है, रहने देते हैं। उसके बाद इंस्टेंस ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो हमारा कौन सा था, अनमैनेज्ड टेस्ट, इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए, वहां पे हमने पोर्ट नंबर पहले से ही दे रखा था, तो ये क्या करेगा, यूज एग्जिस्टिंग पोर्ट नंबर, मैंने दे दिया 80, उसमें सिलेक्ट कर लिया। ओके, बाकी हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हेल्थ चेक, हेल्थ टेस्ट जो हमने बनाया था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। लॉगिंग यहाँ पे भी ऑफ रखेंगे अब, नहीं तो इसका एक्स्ट्रा लगेगा। और अब हम क्या करेंगे, क्रिएट। अब ये भी हो गया हमारा। ओके, अब रिव्यू एंड फाइनलाइज, तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमें क्रिएट कर देना है। ठीक, अब हमारे पास फाइनली क्या बचता है, फायरवॉल रूल बनाना। तो जब तक ये बन रहा है तब तक हम चलते हैं फायरवॉल में। ठीक है, फायरवॉल, इसको मैं अलग लिंक में ओपन कर लिया मैंने, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम फायरवॉल रूल ऐड कर लेते हैं। तो क्रिएट फायरवॉल रूल, यहाँ पे टेस्ट रूल। ठीक, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अलाउ करने वाले हैं, कौन सा हम आईपी अलाउ करने वाले हैं, आईपी रेंज वही वाली जहां से हेल्थ चेक्स आने वाले हैं, वो मैंने रेंज आपको जी क्लाउड कमांड्स में बताई थी। ठीक, अब क्या है, टारगेट्स में क्या है, स्पेसिफाइड टारगेट, तो स्पेसिफाई करने से अच्छा है मैं कर देता हूँ ऑल इंस्टांसेस इन द नेटवर्क। ठीक,
तो नेटवर्क कौन सा है हमारा? डिफ़ॉल्ट। ठीक है? नेटवर्क क्या है हमारा? डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने तो कोई नेटवर्क बनाया नहीं। जो जी क्लाउड हमको बना के दे रहा है, गूगल क्लाउड, वही हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए नेटवर्क डिफ़ॉल्ट। अब सोर्स IPv4 रेंज, तो सोर्स IPv4 रेंज कौन सी थी? 130.211.0.0/22, 35.191.0.0/16। ओके, ये हो गया। उसके बाद नीचे चलेंगे, प्रोटोकॉल्स, स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स TCP को अलाउ करेंगे और 80, ठीक, पोर्ट नंबर 80 और क्रिएट कर देंगे। तब तक हम देख लेते हैं हमारा लोड बैलेंसर तैयार हुआ नहीं हुआ। अभी तक तैयार नहीं हुआ था और हो गया। देखिए, जब तक हमने देखा तैयार हो गया। ओके, फायरवॉल पॉलिसी हमारी रेडी है, ये रूल हमारा रेडी हो गया है। ठीक, अब देखिए लोड बैलेंसर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमको IP मिल रही है, इस IP को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इसको मैंने कॉपी किया और जैसे हम VM के एक्सटर्नल जो IP होता था उसको कॉपी करके और या उसके लिंक पे कॉपी करके हम ओपन करते थे, उसी तरह मैंने यहाँ पे इसकी IP कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, और एंटर। ये देखिए, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल सर्वर 2, पहले सर्वर 2 पे गया है। ठीक है, किसी पे भी जा सकता है, हो सकता है आपके में 1 आ जाए। फिर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए सर्वर 1, फिर रिफ्रेश करता हूँ सर्वर 2, फिर रिफ्रेश करता हूँ सर्वर 1 2 1 2, देखते रहिए हो रहा है ना लोड बैलेंस। ठीक है, तो लोड बैलेंसर अपना काम कर रहा है ना, पहले सर्वर 1 पे भेज रहा है, फिर सर्वर 2 पे, फिर सर्वर 2, सर्वर 1, सर्वर 1, सर्वर 2, यही चल रहा है। ठीक है, तो आपने लोड बैलेंसर को प्रैक्टिकली देखा कि कैसे लोड बैलेंस करता है। अब यहाँ पे 10 होते ना, तो कभी 1 आता, कभी 2 आता, कभी 4 आता, कभी 6 आता, कभी 10 आता। ठीक है, हमने 2 के साथ इसको प्रैक्टिकली देखा है। ओके, तो होपफुली आपको इंस्टेंस ग्रुप क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। हेल्थ चेक कैसे लगाते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। लोड बैलेंसर होपफुली वेरी क्लियर। फायरवॉल पॉलिसी वो भी क्लियर। अब फायरवॉल पॉलिसी में क्यों लगाई थी एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं। फायरवॉल पॉलिसी में क्यों लगाई थी कि जो हेल्थ चेक के लिए IP रेंज अलाउड होनी चाहिए वो हमने अलाउ की थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में हम मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप देखेंगे। ठीक है, और वहां पे हम ऑटो स्केलिंग भी देखेंगे। ओके, क्योंकि अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप जो होता है वो ऑटो स्केलिंग अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम आज ऑटो स्केलिंग नहीं देख पाए, लेकिन लोड बैलेंसर देख लिया। तो लोड बैलेंसर तो ऐसे ही काम करेगा वहां पे भी, बट वहां पे हमें ऑटो स्केलिंग भी देखनी है। ठीक, तो होपफुली आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा, आपको सब कुछ सीखने को मिला, कुछ नया था जो आपने अब तक नहीं देखा था वो आपने देखा। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।